बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम उमेरा अरशद विद लेक्चर इन सिस्टम नेटवर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एक्टिव डायरेक्टरी। और एक्टिव डायरेक्टरी में हम पढ़ेंगे ग्रुप पॉलिसी, फॉरेस्ट, ट्रीज एंड डोमेन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या है। बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी आपके पास यूज़र्स, सर्विसेज और रिसोर्सेज का डेटाबेस है। एक्टिव डायरेक्टरी को आप कह सकते हो कि ये आपका सेंट्रलाइज पॉइंट है जिसमें ओवरऑल डाटा जो है स्टोर किया जाता है, या जिसमें आपके यूज़र के, आपके ग्रुप्स की, आपके सर्विसेज की और आपके रिसोर्सेज की डेटाबेस है। उसको हम कहते हैं कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी है, किसी भी नेटवर्क की एक्टिव डायरेक्टरी है। यानी जो आपके यूज़र एंड ग्रुप होंगे, सर्विसेज होंगी, रिसोर्सेज होंगे, जैसे कि आपके पास शेयर फोल्डर्स हैं, प्रिंटर हो, इन सब का एक डेटाबेस है, एक रेपोजिटरी है, सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी कहलाती है। और ये सब चीज़ें किस में आती हैं? आपके एक्टिव डायरेक्टरी में। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी में हम बात कर रहे हैं कि इसमें ग्रुप्स एंड यूज़र हैं, सर्विसेज हैं, रिसोर्सेज हैं। इन सब को एक्टिव डायरेक्टरी में ऑब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, यूज़र्स हैं, रिसोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं, एक्टिव डायरेक्टरी में इनको ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इन सब ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को एक्टिव डायरेक्टरी कहते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर है जो कि आपके नेटवर्क में ऑथेंटिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस आपके नेटवर्क में ऑथेंटिकेशन लेके आता है, आपको ऑथेंटिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर्स आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। यानी जब भी आप किसी इंटरप्राइज नेटवर्क में लॉगिन करते हैं, यानी वो नेटवर्क अगर माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क यूज़ कर रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर कॉन्फ़िगर करेगा। यानी बड़े नेटवर्क के लिए आप एक्टिव डायरेक्टरी को यूज़ करेंगे। यानी कि अगर आपका नेटवर्क माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क यूज़ कर रहा होगा तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर रहा होगा बड़े नेटवर्क में, तब आप एक्टिव डायरेक्टरी को एक इफ़ेक्टिव वे से यूज़ कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है जिसको लॉगिन रिक्वेस्ट कहते हैं। सर्वर अपने डेटाबेस में चेक करता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड कि जो भी यूज़र ने पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर किया है क्या वो उसकी डेटाबेस में मैच करता है या नहीं करता। अगर डेटाबेस में मैच कर जाता है तो सर्वर उस यूज़र को परमिशंस दे देता है, राइट्स दे देता है कि वो एक्टिव डायरेक्टरी में या नेटवर्क में रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। अब फर्दर हम नेक्स्ट देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी में कौन से रिसोर्सेज और कौन से राइट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं और किस तरह से एक एक्टिव डायरेक्टरी अपने यूज़र्स को, अपने ग्रुप ऑफ यूज़र को या अपनी टीम को विद इन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के राइट्स और परमिशंस प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्टिव डायरेक्टरी आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने अभी बात की कि जितने भी ग्रुप्स, यूज़र्स एंड सर्विसेज, रिसोर्सेज हम एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़ करते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इसी बेस पर एक्टिव डायरेक्टरी को सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, सिंपल डेटाबेस भी कह सकते हैं। और एक्टिव डायरेक्टरी एक रेपोजिटरी है जो माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क में ऑथेंटिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक्टिव डायरेक्टरी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी मेन सर्वर में आप देखें, आप ये एग्जांपल लें कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपके पास 3 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और
थर्ड फ्लोर है। अब इसमें एक आपके पास ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में आपके पास एक हेडिंग लिखी हुई है ग्रुप पॉलिसी। अभी हम ये फर्दर देखेंगे कि ग्रुप पॉलिसी क्या है और डीसी यानी डोमेन कंट्रोलर क्या है। अभी इसके समझने की जो बात है वो ये है कि आपका एक ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड और थर्ड फ्लोर है। अब क्या है इसमें कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर है वो लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन के थ्रू फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर के साथ कनेक्टेड है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो आपके ग्राउंड फ्लोर पर जो आपका डोमेन सर्वर है वो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर के साथ लैन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। अब जो भी इन नेटवर्क में इन फ्लोर्स पे आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करना है, वो आप यहाँ पर अपने ग्राउंड फ्लोर पे रहते हुए एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। डोमेन कंट्रोलर जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है, यहाँ से चाहे तो यूज़र भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोवाइड करने की एबिलिटी है वो एक ही पॉइंट पर रहते हुए आप डिफरेंट सर्वर्स तक या डिफरेंट सिस्टम्स तक आप कोई भी चीज़ जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो एक ही पॉइंट पर रहते हुए आप उन सब को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक ही जगह पर रहते हुए यूज़र्स असाइन कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल है यूज़र असाइन की, तो मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में मेरे पास 4 सिस्टम है, सेकंड फ्लोर में मेरे पास 4 सिस्टम है। मेरा एक यूज़र है जिसको मैंने फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट सिस्टम एलोकेट करना है। तो क्या है कि मुझे यहाँ पर इस फ्लोर पर जाके देन सिस्टम असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट फर्स्ट फ्लोर पर रहते हुए अपने डोमेन कंट्रोलर को यूज़ करूँगी और उसके थ्रू मैं अपने यूज़र को पासवर्ड और लॉगिन असाइन कर दूँगी और देन मैं अपने यूज़र को इंस्ट्रक्शन दे दूँगी कि आप इस सिस्टम पर जाकर अपना लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपका सिस्टम रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ से यानी कि जो आपका डोमेन कंट्रोलर है उसके थ्रू आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे जितने भी सिस्टम है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। आप हर तरह से उनको देख सकते हैं एक ही अपने पॉइंट पर रहते हुए। एक ही पॉइंट पर रहने का मतलब ये है कि आप अपने ग्राउंड फ्लोर पर रहते हुए ही अपनी सारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो ये है कि आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर जो है वो स्विचेस के थ्रू कनेक्टेड होने चाहिए और इनमें लोकल एरिया नेटवर्क होना चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। डोमेन कंट्रोलर जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है, यहाँ से चाहे तो यूज़र्स प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि एक ही जगह पर रहते हुए यूज़र असाइन कर सकता है बाय यूजिंग लैन नेटवर्क और एक्टिव डायरेक्टरी। लाइक किसी भी डिपार्टमेंट में लॉगिन करवाना है तो इसका मतलब है यूज़र डोमेन कंट्रोलर से ही जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके डोमेन सर्वर फ्लोर्स के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। यहाँ पर जो आपका डोमेन सर्वर है वो इनके साथ लैन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आप डोमेन कंट्रोलर के थ्रू एक ही पॉइंट पे रहते हुए आप अपने मल्टीपल सिस्टम्स को मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग लोकल एरिया नेटवर्क। अगर अब आप फर्दर स्लाइड्स पर जाएं, नेक्स्ट स्लाइड पर, तो ये आपके पास एक सिंपल सा इमेज है जिसमें आपको एक सर्वर दिया गया है, आपके पास यूज़र्स हैं और आपके पास ग्रुप पॉलिसी है। अब ये डायग्राम बताने का मतलब ये है कि आप इसको देखते ही आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए कि ये एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर की इमेज है जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं, ग्रुप पॉलिसी है और मेरे यूज़र्स हैं जो कि जिनको डोमेन सर्वर डोमेन कंट्रोलर के थ्रू मैनेज किया जा सकता है एक ही प्लेस पर, एक ही पॉइंट पर रहते हुए। इस डायग्राम को समझने के बाद आप ये समझ लेंगे हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर है और कुछ यूज़र्स हैं और कंप्यूटर हैं और कुछ हमारे पास ग्रुप पॉलिसी है।
ग्रुप पॉलिसी इसलिए रखी गई है कि हमने अपने यूज़र को कौन सी एसेस प्रोवाइड करनी है और कौन से रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम अपनी ग्रुप पॉलिसी बनाते हैं। और इस डायग्राम को समझने का, इस डायग्राम को दिखाने का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों को, आप इन ऑब्जेक्ट्स को देखते ही आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होना चाहिए कि ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर है। अच्छा, अब अगर हम वापस अपनी इस डायग्राम पर आते हैं तो यहाँ पर हमने बात की थी डीसी डोमेन कंट्रोलर की, ठीक है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो है ग्रुप पॉलिसी। अब हम ग्रुप पॉलिसी को डिटेल में देख लेते हैं कि ग्रुप पॉलिसी जो है वो किस मकसद के लिए किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है ग्रुप पॉलिसी अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू डिफाइन ऑप्शन फॉर व्हाट यूज़र कैन डू ऑन अ नेटवर्क इंक्लूडिंग व्हाट फाइल्स, फोल्डर्स एंड एप्लीकेशन दे कैन असेस। अच्छा जी, अब यहाँ पर ग्रुप पॉलिसी में क्या डिफ़ाइन किया जाता है, यहाँ पर यूज़र को इंडिविजुअली यूज़र, जिस तरह ये फर्स्ट डायग्राम में हमने देखा है कि हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है और इसमें मल्टीपल सिस्टम्स हैं, तो यहाँ पर हम हर सिस्टम्स के अगेंस्ट पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं कि किस सिस्टम पर हमने कितनी असेसिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, कितनी परमिशंस देनी है। लाइक अगर आपके पास आपके डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन पड़ी हुई है तो आप उस रिसाइकल बिन को हाइड कर सकते हैं, या आप उस पर इस तरह की पॉलिसी लगा सकते हैं कि कोई यूज़र जो है, कोई भी यूज़र है आपका, वो उसको ओपन ना कर सके। लाइक अगर आप स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की पॉलिसी लगाते हैं या किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए इस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, तो उसके लिए आप इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉय है वो कोई अनऑथोराइज काम ना करे, लाइक सोशल मीडिया ऐप्स ना ओपन करे, कोई फोल्डर ना ओपन करे जो कि आपका प्राइवेट जो कि आपने प्राइवेटली रखा हुआ है, या लाइक क्रोम है, मोजिला है, इस तरह का कोई भी जो भी आपका है सर्च इंजन है वो ओपन ना कर सके। इस तरह की आप पॉलिसी जो है वो लगा सकते हैं, इंडिविजुअली सिस्टम पर लगा सकते हैं। और वो सारी चीज़ें किस में मैनेज होती हैं, ग्रुप पॉलिसी में, कि आपने किस यूज़र को कितनी परमिशंस अलाउ करनी है। ग्रुप पॉलिसी भी एक्टिव डायरेक्टरी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रुप पॉलिसी भी एक्टिव डायरेक्टरी का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, डोमेन कंट्रोलर की मदद से आप कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। डीसी कंट्रोलर बहुत से काम करता है, लाइक आपको डेस्कटॉप से रिसाइकल बिन रिमूव करना है, या आप कोई भी फोल्डर हाइड करना चाह रहे हैं, या कोई भी आप लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप सोशल मीडिया ऐप हाइड कर देते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया ऐप ना ओपन हो, तो इस तरह की पॉलिसीज़ आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर के थ्रू बना सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं। The collections of users and computer setting are referred to a group policy objects which are administered from a central interface called the group policy management consoles. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रुप पॉलिसी इज अ हायरार्किकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अलाउ अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इन चार्ज ऑफ Microsoft Active Directory to implement significant configuration for user and computer. Also, group policy can be used to define user security and network policy at the machine level. सिंपल सी बात है, ग्रुप पॉलिसी में आप अपने यूज़र को परमिशन देते हैं, आप राइट्स प्रोवाइड करते हैं, आप अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं, आप अपने सिक्योरिटी और नेटवर्क पॉलिसीज हर मशीन लेवल में डिफरेंट लेवल के लिए, लाइक 1 लेवल 2 लेवल का मतलब ये है कि हर सिस्टम में आप अपनी चॉइस के मुताबिक आप इस यूज़र को इतना काम, इतनी परमिशन देते हैं, सेकंड लेवल पे आप इतनी परमिशन देना चाह रहे हैं। हर तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास स्लाइड में एक पॉइंट जो आ रहा है FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब हमने यहाँ पर ये समझना है कि फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या है और इसको किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी डोमेन इन्वायरमेंट को स्टार्ट करने से पहले, लाइक आपने कोई भी डोमेन इन्वायरमेंट को बिल्ड करना है या आप किसी भी कंपनी के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने उस डोमेन को नाम देना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन उसको अलाउ करनी है।
वो किसी भी कंपनी का नेम हो सकता है जिसमें आप डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहे हैं, इस कंपनी के नेम से डोमेन को बनाएंगे। जिस तरह से हमारे पास हम ये कहते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी कंपनी के लिए हम डोमेन सर्वर बनाना चाह रहे हैं और उसका हम नाम दे देते हैं hadis.com। तो hadis.com क्या है, आपकी डोमेन है। डोमेन कंट्रोलर यहाँ पर आपका, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डोमेन की। डोमेन कंट्रोलर को जब इंस्टॉल करते हैं तो FQDN नेम रिक्वायर्ड करता है, ठीक है। जब आपने डीसी कंट्रोलर को जब आपने इंस्टॉल करना है तो FQDN की रिक्वायरमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है कि इस डोमेन को नेम असाइन किया जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी और इसमें hadis.com इस ऑर्गेनाइजेशन को नेम असाइन कर दिया है। इसमें ये आप कह सकते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या आपके जो मेन सर्वर है, ऑर्गेनाइजेशन के मेन सर्वर का जो नेम है वो hadis.com है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है जो कि यूनिक होता है। लाइक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देख लें, किसी भी और कंपनी का देखें तो उनका सर्वर नेम जो है, सर्वर डोमेन नेम डिफरेंट होता है दूसरे डोमेन से। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम है जिसको हम hadis.com कह रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि अब हमारे पास, हमने ये बात की कि हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी में ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास सर्विसेज हैं और रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र है, तो इस यूज़र का नाम है हमाद। अब हमने इसको यूनिक नेम असाइन करना है, यानी कि हम इसको जब नेम असाइन करेंगे लाइक hamad@hadis.com, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जो हादिस है वो नेम स्पेस है और हमाद आपका डोमेन यूज़र है, ठीक है। लाइक आप पाकिस्तान में कोई कंपनी खोलते हैं जिसका नेम है hadis.com, इसी तरह से उसकी फर्दर ब्रांचेस हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरह से इसकी फर्दर ब्रांचेस और ट्रीज़ और फॉरेस्ट क्रिएट होता है। यहाँ तक हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास एक्टिव डोमेन सर्वर हैं, डीसी कंट्रोलर हैं, डोमेन कंट्रोलर हैं, जिनके थ्रू हम पॉलिसीज़ को मैनेज करते हैं अपने सिस्टम को। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर में मल्टीपल सिस्टम्स हैं तो उन सब सिस्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाता है ट्रीज़ इन एक्टिव डायरेक्टरी। एन एक्टिव डायरेक्टरी ट्रीज़ इज़ अ कलेक्शन ऑफ डोमेन। लाइक जिस तरह से हमारे पास ये डोमेन है, एक यूज़र को हमने डोमेन असाइन किया, इसी तरह से जो कलेक्शन ऑफ डोमेन है किसी एक माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क में, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास ट्रीज़ है। लाइक इस एग्जाम्पल में देखें, आपके पास ये एक microsoft.com है। microsoft.com आपका एक पेरेंट है जिसकी फर्दर आगे चाइल्ड्स हैं और सब चाइल्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये एक ट्री, एक कह लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है जिसको आप कहते हैं कि ये आपकी डोमेन ट्री है। इसको समझने के लिए मज़ीद एग्जांपल भी लेते हैं कि हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। लाइक हमारे पास ये hadis.com, जो अभी प्रीवियस हमने डिस्कस किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, रिसोर्सेज हैं और ग्रुप पॉलिसी है और डोमेन कंट्रोलर है। इसी तरह से ये hadis.com हमारे पास पेरेंट है और फर्दर हमारे पास 2 सब चाइल्ड हैं। ये हमारा पेरेंट है और फर्दर 2 हमारे पास चाइल्ड हैं। मैं ये कहती हूँ कि ये हमारे पास सिटी है जो मेन सिटी है। फर्दर हमने इस सिटी से दो सिटीज़ जो हैं वो डराइव की हैं। लाइक मैं इसको कह देती हूँ Karachi.hadis.com और मैं इसको कह देती हूँ Hyderabad.hadis.com। अब ये देखें, जो इनके डोमेन नेम है उनके साथ इनके पेरेंट नेम की एसोसिएशन है। जिस तरह से हमारा जो पेरेंट है उसकी क्या डोमेन नेम है hadis.com और जो आगे हमारे पास चाइल्ड हैं, लाइक ये कराची है और ये हैदराबाद है, तो कराची के साथ क्या है Karachi.hadis.com और अगर हमारे पास हैदराबाद है तो Hyderabad.hadis.com। इसको आप इस तरह से समझ लो जिस तरह से पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, यानी कि जो चाइल्ड है उसका सर नेम उसके साथ आता है
ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो चाइल्ड है उसके साथ उसकी मेन डोमेन लाइक जो hadith.com है उसी का नेम साथ एसोसिएट है। फर्दर देखते हैं स्लाइड में। यहाँ पर इस स्लाइड में देखें हमारे पास हादिस डॉट का आगे फर्दर दो थी, कराची और हैदराबाद। अब यहाँ से देखें कि ये कराची की डोमेन है और इससे आगे फर्दर सब चाइल्ड निकल रहे हैं जो कि दो अलहदा से सब ब्रांचेस बन रही हैं। तो आप इसको देखें इस डायग्राम में कि ये प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है, एक ट्री बनती जा रही है जो कि पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में है। पेरेंट से चाइल्ड और देन सब चाइल्ड में हम मूव करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर hadith.com जो है वो हमारा पेरेंट डोमेन है, आगे हमारे पास चाइल्ड डोमेन बिल्ड होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक नई चीज़ हमारे पास देखने को मिल रही है, वो इसमें लिखा हुआ है ट्रस्ट। तो यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि ट्रस्ट क्या है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की, जिस तरह हमारे पास hadith.com हमारा पेरेंट है और फर्दर हमारे पास चाइल्ड हैं और सब चाइल्ड बिल्ड होते जाते हैं। इस तरह ये हमारे पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ पर इन नेटवर्क के दरमियान में ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, जिससे डाटा डिफरेंट ब्रांचेस में सेंड किया जाता है। जब हम डाटा डिफरेंट ब्रांचेस में सेंड कर सकते हैं तो ये हमारे पास एक ट्री की शक्ल बन जाता है। लाइक ये ओवरऑल जो एक ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास डिफरेंट डोमेन है और इन डोमेन्स कम्बिनेशन ऑफ डोमेन को हम कहते हैं कि यह हमारे पास ट्री है। और यहाँ पर इंडिविजुअली ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। ट्रस्ट डेवलप होने का मतलब ये है कि डाटा आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में सेंड कर सकते हैं विद इन आर डोमेन। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि लाइक जिस तरह से हमारे पास hadith.com एक डोमेन थी, इसी तरह से ali.com एक डोमेन है। अब इन दो डिफरेंट डोमेन्स जब ये डोमेन के आगे फर्दर सब चाइल्ड और एक प्रॉपर एक हायरार्की बन जाती है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक ट्री है। तो ये एक हमारे पास ट्री hadith.com है और सेकंड ट्री यहाँ पे हमारे पास बिल्ट हो गई है ali.com। अब ये हमारे पास दो डिफरेंट ट्रीज बन गई हैं। अब इन दोनों ट्रीज को जब आप कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान में भी ट्रस्ट डेवलप हो गया। ट्रस्ट डेवलप होने का मतलब ये है कि ali.com जो डोमेन है वो hadith.com डोमेन के किसी भी ब्रांच से डाटा सेंड कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है। इसी तरह हम ये बात कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने वाला है इसमें वो ये है कि कम्बिनेशंस ऑफ डोमेन को हम कहते हैं ट्री और कम्बिनेशन ऑफ ट्रीज़ को हम कहते हैं फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर अभी हम प्रीवियस बात करते आ रहे हैं कि जो हमारे पास लाइक ये है, अगर प्रीवियस स्लाइड में देखें तो ये हमारे पास एक हायरार्की बनती जाती है पेरेंट चाइल्ड की। तो इस तरह ये एक प्रॉपर ट्री बन जाती है। ये पूरी हायरार्की को, एक पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि हमारे पास एक ट्री है। इसी तरह से जब हमारे पास कम्बिनेशंस ऑफ ट्री आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक फॉरेस्ट बन गया है। एक कम्बिनेशन ऑफ ट्रीज से एक जंगल बन गया है, जिसको सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं, जिसमें आपके पास मल्टीपल ट्रीज हैं, मल्टीपल, और ट्रीज के अंदर आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास आता है, लाइक जिस तरह से आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हमारे पास दो ट्रीज थे और उनका एक पेरेंट था, लाइक hadith.com एंड ali.com, ये दोनों क्या थे, आपके पेरेंट थे। अब जो आपके पास पेरेंट है उसको आप फॉरेस्ट रूट और ट्री भी कह सकते हैं, FRD फॉरेस्ट रूट डोमेन भी कह सकते हैं और ट्री रूट डोमेन भी कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि FRD और TRD किसको कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पेरेंट है आप उसको FRD और TRD फॉरेस्ट रूट डोमेन और ट्री रूट डोमेन कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो आपका पेरेंट है उसके पास एक स्कीमा होता है। ठीक है, स्कीमा आपके पास क्या है, प्रॉपर डिटेल है आपके डोमेन्स की। अगर कम्बिनेशंस ऑफ ट्री है तो आपका जो एक डोमेन है उसके अंदर जितने भी आपके स्ट्रक्चर बन रहा है चाइल्ड का, पेरेंट का और उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसकी ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो है वो मेन डोमेन के पास होती है और उस फाइल को हम कहते हैं कि हमारे पास स्कीमा है। और अब इस स्कीमा में क्या है, आपकी चाइल्ड डोमेन, आपकी ट्री डोमेन, आपके फॉरेस्ट A to Z डिटेल जो है वो आपको मिल सकती है आपके स्कीमा से और ये आपके पेरेंट्स के पास होती है।
ठीक है, अब फर्दर जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा फॉरेस्ट। अभी हमने बात की है कि जो हमारे पास कम्बिनेशंस ऑफ ट्री होता है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट क्या है? एन एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इन एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, जो आपकी मेन रूट है, जो आपका पेरेंट है, उसको आप कहते हो ये आपका हाईएस्ट लेवल है। और एक्टिव डायरेक्टरी में हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कहते हो कि ये आपका फॉरेस्ट है। और ईच फॉरेस्ट शेयर अ सिंगल डेटाबेस, ऑल्सो सिंगल ग्लोबल एड्रेस लिस्ट एंड सिक्योरिटी बाउंडिंग। By default, a user or administrator in one forest can access an other forest। अभी जो प्रीवियसली मैंने बात की है कि आपका जो hadith.com एक ट्री है उसका और ali.com है, इनके दरमियान में ट्रस्ट डिवेल्प हो जाता है। ट्रस्ट डिवेल्प होने का मतलब ये है कि आप अपनी आपकी जो आप डाटा अपना शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और डिफरेंट रिसोर्सेज को असेस कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास फॉरेस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें हमें बताया हुआ है कि एक हमारे पास ट्री ये है और एक हमारे पास ट्री ये है और इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन है। इसी तरह जो फॉरेस्ट विंडो एडमिन.com है, इसके फर्दर हमारे पास चाइल्ड हैं और हमारे पास ग्रैंड चाइल्ड हैं। इसी तरह से अगर आप सेकंड ट्री को देखते हैं तो इसमें हमारे पास पेरेंट है, चाइल्ड, फर्दर 2 चाइल्ड हैं और मज़ीद आपका जो लेफ़्ट हैंड साइड चाइल्ड है उसका मज़ीद एक चाइल्ड है जिसको आप कहेंगे कि ये हमारे पास ग्रैंड चाइल्ड डोमेन है। अब ये फॉरेस्ट में किस तरह से कन्वर्ट हुआ है कि एक ट्री आपके पास ये है, आप इसको इस तरह से कह लो कि एक ट्री आपके पास ये है, ठीक है, जिसको आप कहते हो विंडो एडमिन.com, और दूसरी ट्री आपके पास ये है लिनक्स एडमिन.com। अब ये ट्री और ये ट्री क्या होता है? ट्री कम्बिनेशन ऑफ डोमेन होता है। तो अब हम यहाँ पर कम्बिनेशन ऑफ डोमेन क्या आ जाएगा? ट्री में। और कम्बिनेशन ऑफ ट्री आपका किस में आ जाएगा? फॉरेस्ट में। और ये आपका एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है विंडो एडमिन.com। अब यहाँ तक का जो लेक्चर है उसमें हमने एक्टिव डायरेक्टरी को पढ़ा है। एक्टिव डायरेक्टरी में हमने पॉलिसी को डिस्कस किया है, डोमेन कंट्रोलर को डिस्कस किया है, इसमें हमने डोमेन्स पढ़ी हैं, ट्रीज पढ़ी हैं और फॉरेस्ट को डिस्कस किया है। इसके साथ फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी इनको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला हमारा एडवांटेज है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइन होता है, यानी कि उसमें चीज़ें एक वेल मैनर से, एक प्रॉपर वे से मैनेज की गई होती हैं। सेकंड पॉइंट है आपका मल्टी मास्टर ऑथेंटिकेशन एंड मल्टी मास्टर एप्लीकेशन। तो इसका क्या मतलब है? द एबिलिटी ऑफ असेस एंड मॉडिफाई एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट है मल्टी मास्टर ऑथेंटिकेशन, इसमें एक्टिव डायरेक्टरी को मॉडिफाई कर सकते हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। इसके साथ साथ हमारे यूज़र के लिए बेनिफिट होता है कि वो रिसोर्सेज को असेस कर सकता है, क्योंकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है, उसी के पास ओवरऑल जो है वो कंट्रोल है कि उसने यूज़र को कौन सी परमिशंस देनी है, कौन सी परमिशंस नहीं देनी, कौन से राइट्स जो हैं वो एलोकेट करने हैं और कितने राइट्स एलोकेट नहीं करने। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होता है बाय यूजिंग डीसी यानी डोमेन कंट्रोलर। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है, इसका एडवांटेज आ जाता है सिंगल पॉइंट टू असेस ऑफ नेटवर्क रिसोर्स। इसमें क्या है कि हमें एक सिंगल पॉइंट ऑफ असेस मिलता है नेटवर्क रिसोर्स के लिए। अगर आपके नेटवर्क में कोई पॉइंट प्रिंट सर्वर है या कोई आपके फाइल सर्वर है, या आप कह लो कि आपके पास कोई मेल सर्वर है, तो एक एक सर्वर पर जाकर लॉगिन करना नहीं पड़ता। आप सिंगल पॉइंट पर रहते हुए आप एक्टिव डायरेक्टरी इन सब सर्वर्स को मैनेज करती है। लाइक जिस तरह से हमने इनिशियली, अगर आप फर्स्ट स्लाइड पे वापस जाएं तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर जो हमारा
डोमेन कंट्रोलर है वो इन सब फ्लोर्स पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उनको यहाँ पर इस एक पॉइंट पे रहते हुए मैनेज करेगा। इसको यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी जाने की, किसी भी फ्लोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ही अपने पॉइंट पे रहते हुए इसको मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास डोमेन कंट्रोलर इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स हैं, जिसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। ये बहुत ईजी से स्टेप्स हैं, जिसमें डिफरेंट स्टेप्स बताए हुए हैं कि जब आपने डोमेन कंट्रोलर को इम्प्लीमेंट करना है तो आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट्स, जो स्टेप्स आपको बताए हुए हैं, ये आपकी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग विंडोज 7 के बताए हुए हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका सर्वर मैनेजर है, लाइक अगर आपकी विंडो 13 है तो उसमें ऑलरेडी ये बिल्ट इन होता है, आपको सेपरेटली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर चूँकि आपकी कोर्स आउटलाइन में विंडोज 7 के रिगार्ड चीज़ें मांगी गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये स्टेप्स जो हैं वो बताए गए हैं, जिनके अकॉर्डिंग आप अपने डोमेन कंट्रोलर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास ये है कि हमने ये प्रीवियसली अभी ग्रुप पॉलिसी को पढ़ा है। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी में हमने ये पढ़ा है कि ग्रुप पॉलिसी अलाउज एडमिनिस्ट्रेटर टू डिफाइन ऑप्शंस व्हाट यूजर कैन डू ऑन अ नेटवर्क, लाइक व्हाट फाइल्स, फोल्डर एंड एप्लीकेशन दे कैन असेस और मल्टीपल अदर फोल्डर्स लाइक दैट। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ यूज़र्स एंड कंप्यूटर सेटिंग आर रेफर टू अ ग्रुप पॉलिसी। मतलब ये है कि जो आपने अपने यूज़र्स को राइट देने हैं, जो आपने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, उसको आपने किस तरह से एलोकेट करने हैं, उसके लिए हम फर्दर सेकंड स्लाइड देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रुप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है और इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं कि हम ग्रुप पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी मैं आपको यहाँ पर भी पॉइंट क्लियर कर दूँ कि ये जो पॉइंट्स आपको ये पिक्चर्स, जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं, ये विंडो 7 के अकॉर्डिंग बताए गए हैं, क्योंकि आपकी कोर्स आउटलाइन की रिक्वायरमेंट विंडो 7 की है। अब यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, आपने कंट्रोल पैनल में जाना है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाके फर्दर आपने सिस्टम ओपन करना है। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है कि यहाँ पर देखें कि आपके कंप्यूटर का नेम आ रहा है, फुल कंप्यूटर नेम एंड कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन एंड वर्क ग्रुप आ रहा है। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, जब आपने ग्रुप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है तो सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर का नेम चेंज करना है। ठीक है, कंप्यूटर का नेम चेंज करने के लिए क्या है, यहाँ पर चेंज सेटिंग की ऑप्शन है, जिसमें आप जाएंगे और आपके पास कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने चेंज की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जब आप चेंज की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी डोमेन का नेम सेलेक्ट कर लेना है। लाइक हम hadis.com की एग्जांपल लेते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम अपनी डोमेन का नेम hadis.com लिख के इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, हमारे पास विंडो सिक्योरिटी का एक अलर्ट शो हो गया है। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ गया है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर वो ये मांग रहा है, वो ये चेक कर रहा है कि क्या ये जो hadis.com एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या ये वही यूज़र है जो कि एक ऑथेंटिक है। यहाँ पे वो मेक श्योर कर रहा है, तो इसके लिए मेक श्योर करने के लिए विंडो की सिक्योरिटी के लिए वो क्या कहेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करे। जैसे ही यूज़र अपना पासवर्ड एंटर करता है और इसको ओके करता है, तो इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर जो आपका डोमेन नेम है या आपके कंप्यूटर का नेम है, उसके लिए एक अलर्ट आपके पास आ जाएगा, वेलकम टू दी hadis.com डोमेन, और यहाँ पर आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखें कि यहाँ पर आपके पास सिस्टम रीस्टार्ट करने की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर सिस्टम रीस्टार्ट ऑप्शन क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने सिस्टम का नेम चेंज किया है, तो आपके सिस्टम के अपडेशन के लिए रीस्टार्ट करना ज़रूरी है, इसलिए आप यहाँ पर इसको रीस्टार्ट कर देंगे। रीस्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पर ये देखें कि आपके पास सर्वर मैनेजर है। ये आपको अलहदा से, अगर आप विंडोज 7 की बात करते हैं तो इसको आप सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, अगर आप विंडो 13 की बात करते हैं तो उसमें ये बिल्ट इन टूल होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें जो हमारी रेलिवेंट चीज़ है, एक्टिव डायरेक्टरीज़, वो डिफरेंट एक्टिव डायरेक्टरीज यहाँ पर आ रही हैं। लाइक एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट है, एक्टिव डायरेक्टरी
मॉड्यूल फॉर विंडो, पावर शेल है, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर है। इसी तरह से जो आपकी रेलिवेंट डायरेक्टरी है आप टूल्स में जाके उसको चूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन सा टूल यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आप चूज़ कर रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर। फर्दर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये देखें कि जो आपने एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर ओपन होगा तो यहाँ पर आपने ये कैसे ओपन होगा, ये प्रीवियसली आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है। जैसे ये विंडो आपके पास अपेयर होगी यहाँ से आप अपनी यूज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि hadis.local। ठीक है, यहाँ से आपने न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को क्रिएट करना है। इसके लिए आप क्या कहेंगे कि आपके न्यू ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का नेम है वो आप डालेंगे। लाइक एग्जांपल यहाँ पर सेल्स का आपने डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ओवरऑल उसकी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम। इसी तरह से फर्दर आप 1 बाय 1 स्टेप्स को परफॉर्म करते जाएंगे। आपके पास परमिशंस आ जाएंगी, आप पासवर्ड सेट्स करेंगे, देन सिस्टम लॉगिन करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, तो आपके पास ये डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे कि आपने किस तरह से अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। फर्दर आप इसको खुद से एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर किसी भी स्टेप में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप क्यूरी कर सकते हैं, हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। अब फर्दर अपनी स्लाइड्स पर आ जाते हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं। यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। मैं आज के लेक्चर को समराइज़ कर देती हूँ। हमने पढ़ा है एक्टिव डायरेक्टरी जिसमें ग्रुप पॉलिसी, फॉरेस्ट और डोमेन ग्रुप पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स भी हमने पढ़े हैं। फॉरेस्ट और ट्री के बारे में भी पढ़ा है और हमने डोमेन्स के बारे में भी पढ़ा है। एक्टिव डायरेक्टरी में हमने पढ़ा है कि ये कम्बिनेशन है ग्रुप एंड यूज़र का, सर्विसेज का और रिसोर्सेज का। फिर हमने पढ़ा है कि इसमें डोमेन कंट्रोलर है जो कि ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सिस्टम्स हैं उनको मैनेज करता है और इनको मैनेज करने के लिए इंडिविजुअली उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक असेस पॉइंट पर रहते हुए इन सब को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था ग्रुप पॉलिसी। आप डिफरेंट पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि यूज़र को किन पॉइंट की असेस देनी है, कितना यूज़र को अलाउ करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम का मतलब ये है कि जब आपने एक डोमेन सर्वर बनाना है तो उसके लिए आपने उसको यूनिक आईडी देनी है। तो यहाँ पर हमने hadis.com की एग्जांपल ली थी। देन हमने कहा कि जो हमारे पास एक डोमेन के अंदर यूज़र हैं उनको जब आपने आइडेंटिटी प्रोवाइड करनी है तो आप किस तरह से प्रोवाइड करोगे, hamad@hadis.com। ये कुछ इस तरह से है कि जिस तरह आपकी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है कि आपके चाइल्ड के साथ सर नेम आता है, उसी तरह से यहाँ पर हमाद आपका यूज़र है, चाइल्ड है जिसका नेम hamad@hadis.com है। उसके बाद हमारे पास ट्रीज़ आ जाता है। ट्रीज़ हमारे पास कम्बिनेशंस ऑफ डोमेन्स है और फर्दर हम डोमेन हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। Object can be a single user or group or it can be a hardware component such as a computer pointer. Each domain hold a database contains object identity informations. Like जिस तरह से हमारे पास hadis.com डोमेन है और इसकी फर्दर चाइल्ड है, इसी तरह से मज़ीद सब चाइल्ड भी हो सकते हैं और इनके दरमियान में ट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है। ट्रस्ट डेवलप करने का मतलब ये है कि आप डाटा को शेयर कर सकते हैं और ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कहते हैं ट्री। और कम्बिनेशन ऑफ ट्री जब बनता है यानी एक से ज़्यादा ट्रीज़ आपस में कनेक्ट करते हैं, उनके दरमियान में ट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है। ट्रस्ट डेवलप यहाँ पर भी यही मतलब है कि आप अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। जब आप कम्बिनेशन ऑफ ट्री करते हैं तो ये एक नया हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम फॉरेस्ट रूट ट्री कहते हैं, फॉरेस्ट रूट डोमेन भी कहते हैं और इसको ट्री रूट डोमेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमने फॉरेस्ट का हायरार्की देखी थी कि फॉरेस्ट में क्या कुछ किस तरह से कम्बिनेशन ट्रीज़ के कम्बिनेशन से फॉरेस्ट बनता है और इसको किस तरह से नेम असाइन किया गया है। फर्दर हमने इसके एडवांटेजेस को भी डिस्कस किया है। यहाँ पे अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में एक्टिव डायरेक्टरी, पॉलिसी, फॉरेस्ट, डोमेन्स और ट्रीज़, इससे रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।